and market is going up. Nifty recently break 10,000 level and Nasdaq hit all-time high. Most of the global market is in green and economy is in red. ये हो क्या रहा है? बहुत लोगों को ये सवाल मन में आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, कंपनियां एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, सैलरी कट कर रही है, जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, कंजम्पशन डाउन है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल लो लेवल पे है, लेबर मिल नहीं रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, लेकिन मार्केट जो है ऊपर जा रहा है. तो ये चल क्या रहा है? सो हेलो गाइस, मैं रंजीत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पैसे को काम पे लाओ पर स्वागत करता हूँ. आज हम देखेंगे कि मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है. रिसेंटली हमने देखा निफ्टी 10,000 के ऊपर जा रहा है, चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं, इंडिकेटर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और हम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी रिसेशन में फिर क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है. नेस्डेक ऑल टाइम हाई पे है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. रिसेंटली आप देखोगे कि लास्ट 1 मंथ का यहाँ पे मैंने डाटा सॉर्ट करके रखा हुआ है. ऑल ओवर द ग्लोब सभी जितने भी ग्लोबल मेजर इंडेक्सेस हैं सभी अच्छी खासी रैली दे रहे हैं. लाइक यूरोपियन मार्केट 15% से ज़्यादा की रैली दे चुके हैं. डाउ फ्यूचर्स डाउ जोन्स जो है वो 9% के आसपास रिटर्न दे रहा है. नेस्डेक ऑल टाइम हाई पे है. नेस्डेक एक इकलौता मतलब इंडेक्स कह सकते हो और न्यूजीलैंड दूसरा इंडेक्स है जो ईयर टिल डेट में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है. और नेस्डेक इकलौता इंडेक्स कह सकते हो जो ऑल टाइम हाई ब्रेक किया रिसेंटली इस क्राइसिस के टाइम पे. और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के आप यहाँ पे देख सकते हो. बहुत लोग जानना चाहते हो कि चाइना का इंडेक्स कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो भी कुछ स्टार्ट हुआ है चाइना से स्टार्ट हुआ है ऐसा मानना है सभी का. तो चाइना का इंडेक्स देखोगे बिल्कुल फ्लैट है. ना ही कोई अपसाइड है और ना ही कोई डाउनसाइड गया भी था जब लॉकडाउन पूरी दुनिया में चल रही थी. तो मेजर इंडेक्सेस में अच्छी खासी 1 मंथ में ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स ग्रीन में है. जो भी मेजर इंडेक्सेस मैंने कुछ निकाले यहाँ पे कनाडा के कराची तक के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं. BSE सेंसेक्स निफ्टी 50 अराउंड 9.63% 1 मंथ का रिटर्न है. ये 1 मंथ रिटर्न लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग से लेके पिछले 1 मंथ तक का है. ओके, सो देखते हैं क्या रीज़न्स है. तो मैंने कुछ लिस्ट रेडी की है कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. पॉसिबल रीज़न है, मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट या एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो रीज़न्स लगे मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहला ग्लोबल इकोनॉमी अनलॉक हो रहा है. लाइक इंडिया भी अब अनलॉक 1 जैसा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप बाय स्टेप अनलॉक होंगे. लाइक अभी मूवमेंट बिल्कुल खोल दिए गए हैं. कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पे लॉकडाउन है. एंड ट्रेन्स बहुत सारी ट्रेन्स चलने लगी है, बसेस चलने लगी है. इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट मूवमेंट स्टार्ट हो गया. मेट्रोज और मॉल्स नहीं खुले लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक वो भी खुल जाएंगे. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम सिचुएशन हो रहा है. जस्ट अभी ट्विटर पे आप देखोगे किसी भी कंट्री का नाम ले लो, हर जगह वीडियोस आपको मिल जाएंगे. नॉर्मल लाइफ दिख रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, ऑफिसेज खुल रही है, लोग सेटल हो रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा काम वर्क फ्रॉम होम की ओर शिफ्ट किया जा रहा है. बट उसके लिए भी कुछ काम हमें ऑफिस जाके करना होता है, तो वो सारे काम स्टार्ट हो चुके हैं. आप लोगों को ये नॉर्मल देखने को भी डे टू डे लाइफ में मिल रहा होगा. दूसरा कोविड-19 एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. कोविड-19 के जो केसेस हैं ओवर द ग्लोब ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, अब अमेरिका में भी न्यू केसेस ऑलमोस्ट अब थोड़े कम आ रहे हैं. लाइक ज़्यादा नहीं बच रहे, अब न्यू केसेस थोड़े कम आ रहे हैं. तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है. दूसरा मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये थी कि बहुत इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम है. यूएस में तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो पे है. बहुत सारी कंट्रीज़ जापान और जर्मनी ये सब कंट्रीज़ में निगेटिव में इंटरेस्ट रेट है. इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है. अराउंड 4 पॉइंट समथिंग % RBI ने कट करके किया था. तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होने की वजह से बिजनेसेस सस्ते में लोन ले सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं. या फिर सर्वाइवल के लिए भी अगर उन्हें कुछ पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उन्हें बहुत सस्ते में लोन मिल जा रहा है बैंक से, NBFC से. तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है. तो इंटरेस्ट रेट कम होना हमेशा मार्केट के लिए अच्छा होता है. इन्फ्लेशन के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, उसके कारण डोमिनो इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन उसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट का क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं.
इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको बढ़ाती भी है घटाती भी है। अभी घटा रही है। पिछले साल जनवरी 2019 में आई थिंक शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर बने थे। जब से ये बने रेगुलरली काफ़ी सारे इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट अभी बहुत ज़्यादा कट हो रहा है। मे बी जब इकनॉमी रिकवर करने लगी तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी पड़ेगा, लेकिन वापस उस लेवल पे नहीं जा सकते हम लोग। थोड़ा बढ़ेगा फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव ये भी है मार्केट के लिए कि इंटरेस्ट रेट कम है। स्टिमुलस पैकेजेस यूएस में अगर देखो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। यूरोप में बहुत कंट्रीज़ ने अनाउंस किए हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब वो इंडिया ने भी अपने जीडीपी का 10% अनाउंस किया था स्टिमुलस पैकेज। तो ओवर द वर्ल्ड सब कंट्री ये कर रही है। गवर्नमेंट अपने फंड से वो बोरो करके प्रिंट करके मनी जो हो सकता है वो लोगों के लिए कर रही है, बिजनेसेस को सपोर्ट दे रही है। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है कि गवर्नमेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। और जो भी टैक्स में कुछ मतलब कुछ कंट्रीज़ ने रिबेट दिया है, जैसे यूएस ने क्या किया है कि लगभग आई थिंक $1000 सभी टैक्स पेयर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो जो लोग टैक्स भरते हैं उनके अकाउंट में पर मेंबर 1000 अराउंड डॉलर, जो कि अगर इंडियन टर्म में देखें तो 80,000 के अराउंड आता है। तो वो ट्रांसफ़र किए गए। एंड यूरोप के भी बहुत सारे कंट्री ने बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए हैं। आपको ये सारा डाटा न्यूज़ पे कहीं भी आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। मैंने वो सारा अगर करता तो बहुत लंबा हो जाता, मैं शॉर्ट में वीडियो रखना चाहता हूँ। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर दी जा रही है सेंट्रल बैंक के द्वारा। फेड ने लिटरली गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ही हाई लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड बाय किया है मार्केट से। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर गवर्नमेंट आरबीआई मान लो या फिर फेड हो गया, कोई भी सेंट्रल बैंक हो, ठीक है, फेड अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, तो उनको अगर मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करना है तो वो सिंपली क्या करते हैं, मार्केट से जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड है उनको ये बाय कर लेते हैं और कैश देते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होती है और बॉन्ड ये खरीद लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे बॉन्ड गवर्नमेंट ने बाय, ये सेंट्रल बैंक्स ने बाय किए हैं ओवर द वर्ल्ड। सभी कंट्री में हुआ है, चाहे वो आरबीआई हो, फेड हो, या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, या फिर कोई भी हो, ब्रिटिश सेंट्रल बैंक जो भी है, सभी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंकों ने लगभग ये काम किया है। फेड ने यहाँ तक बोल रखा है कि हम $6 ट्रिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $6 ट्रिलियन लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए वो तैयार है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। इंडिया आरबीआई ने भी स्टेटमेंट इस तरह का दे चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है मार्केट में। लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, ऐसा सेंट्रल बैंक्स जो भी हैं वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को। कुछ सेक्टर्स के लिए ये लॉकडाउन जो है ये बेनिफिट था, जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर। लाइक अचानक से जो लॉकडाउन हुआ था इसमें लोगों को कोई काम नहीं है, दिन भर बैठ के मतलब फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे सर्फिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अचानक से जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी कंपनियों ने पहले तो क्या किया कि अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कम करने के लिए जो भी एडवर्टीजमेंट दे रखे थे गूगल या फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया को, वहाँ से विड्रॉ किया। तो अचानक मैंने ध्यान दिया था कि फेसबुक पे जो पर क्लिक और पर व्यू जो ऐड कॉस्ट है वो अचानक से बहुत गिर गया था, बहुत सस्ते हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हुआ, बिज़नेस को रियलाइज़ हुआ कि हमें जो एडवर्टीजमेंट है यही करना है। सोशल मीडिया पे ही लोग अभी ज़्यादा टाइम अपना लगा रहे हैं, तो हमें अपना जो भी प्रोडक्ट है सर्विसेज है उसकी एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे करनी है। तो फिर से जो मैंने मतलब कि आप अगर जो लोग ऐड करते हैं या फिर इस तरह के न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया होगा कि अचानक से गूगल पे ऐड एक्सपेंसेस, फेसबुक के ऐड एक्सपेंसेस अचानक से कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस तरह की कंपनियां नैस्डैक में लिस्टेड है और नैस्डैक में हैवी वेटेज हैं ये इस तरह की कंपनियां, इसलिए नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे। गूगल, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, जो फैंग
करके जो कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबको ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ है इस लॉकडाउन से। तो इस तरह की कंपनियाँ अच्छा खासा रैली दे रही है। प्लस अगर आप नेस्डेक में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनियाँ, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी और जो वेबसाइट बनाती हैं या फिर आईटी रिलेटेड जनरली सर्विसेज देती हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ। क्योंकि देखो अभी तक ज़्यादातर बहुत सारे बिजनेस अभी भी ऑफलाइन काम करते थे, उनका अपना वेबसाइट नहीं था, अपना अपना कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने अचानक से अपना वेबसाइट बनवाना स्टार्ट किया है, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना स्टार्ट किया है, और भी कई सारे टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है। और फार्मा में बोलो तो फार्मा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। तो फार्मा स्टॉक में भी अगर आप देखोगे, चाहे इंडिया की जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हो या निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगर आप देखोगे, तो अच्छी खासी रैली दी है। तो कुछ कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबल या फिर कह सकते हो अच्छा हुआ ये लॉकडाउन, तो उन फ़ायदेमंद हुआ ये लॉकडाउन। अच्छा तो नहीं हुआ, लॉकडाउन बहुत बेकार था, इससे बहुत लोगों की जान चली गई है। तो लॉकडाउन तो कभी से हम अच्छा नहीं कर सकते, इसीलिए IMF और UN और WHO सब इसे ग्रेट लॉकडाउन कहते हैं। तो लॉकडाउन तो अच्छा नहीं था, बट कुछ कंपनियों को इससे बेनिफिट हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी आ रही है वैक्सीन और क्योर से रिलेटेड। पहले का डर था कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे वैक्सीन बनाने के लिए, क्या पता कभी बन ही ना। ठीक है, तो अभी जो ऑक्सफोर्ड वाले जो बना रहे हैं वैक्सीन, या फिर इजराइल वाले, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो अच्छे खासे कॉन्फिडेंट है। अभी जस्ट मैंने एक न्यूज़ भी अभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है कि एक कंपनी है जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने के लिए रेडी है, और कुछ करोड़ डोज डेली बना सकते हैं वो लोग। तो काफ़ी ये लोग कॉन्फिडेंस है, तभी तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें। और गवर्नमेंट भी हैवी, पहले क्या था कि कोई भी वैक्सीन बनने में 4 साल ऑलमोस्ट लग जाता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं इन्वेस्ट करती थी इन सब चीज़ों पे। लेकिन गवर्नमेंट को पता है अभी इनमें प्रायोरिटी है। ये चीज़ें जो अगर किसी भी गवर्नमेंट की किसी मान लो इजराइल की कंट्री ने, या फिर UK की, या फिर रसिया की किसी भी कंट्री के साइंटिस्ट ने इसकी वैक्सीन बना लिया, तो उस कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उस कंट्री को मतलब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा और काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और जो कंपनी बनाएगी उन्हें तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा साइंटिस्ट को और जो भी लोग इस काम में लगे उन्हें दे रही है, पूरा सपोर्ट दे रही है कि आप वैक्सीन जल्द से जल्द बनाओ। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ईयर एंड तक वैक्सीन आ जाना चाहिए। ऑक्सफोर्ड ने तो आज बोला कि सितंबर एंड तक ही हम ले आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये फार्मा से रिलेटेड न्यूज़ है, ये इसमें मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं। कुछ कंपनीज में इन्वेस्टर ने रियलाइज़ किया, अभी जो भी लॉकडाउन हुआ है इसमें क्या हुआ ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत डैमेज पड़ा है, बहुत ज़्यादा डैमेज। जो छोटा दुकान लगा के कपड़े बेचता था, जूते चप्पल बेचता था, बर्तन, जो भी छोटा बिजनेसमैन था, जो आप लोकल मार्केट जाते थे, छोटी सी दुकान होती थी, अंकल बैठे होते थे, 4-5 लेबर होते थे, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। तो वो लोग ना, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो लिस्टेड कंपनीज़ है लार्ज कैप की, या फिर जो भी लिस्टेड कंपनी या बड़ी कंपनी है, सेक्टर लीडर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देते थे। तो वो कंपटीशन एक तरह से थोड़ा कम जाएगा इस क्राइसिस के कारण। ऐसा कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़ रहा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब कि बिजनेसेस, बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस है जो सरवाइव नहीं कर पाएगी, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उनसे क्या है कि उनसे कुछ लार्ज कैप कंपनियों को थोड़ा मार्केट शेयर गेन करने में, जो सेक्टर लीडर है, सेक्टर लीडर को इस तरह की क्राइसिस में बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो सेक्टर के लीडर है, क्योंकि वो सेफ़ होते हैं। जब भी अगर क्राइसिस आएगी, ये सेक्टर लीडर आराम से सर्वाइव कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनको मार्केट शेयर गेन करने में बहुत फ़ायदा होता है। अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे जो भी बैंक्स हैं, जो लीडर्स हैं, HDFC, कोटक, ICICI, इनके अगर आप डिपॉजिट्स देखोगे ना, पिछले कुछ महीनों में, क्वार्टर में जो भी रिजल्ट्स आए, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अगर ऑन द अदर हैंड आप कुछ ख़राब बैंक्स के डिपॉजिट्स देखोगे तो वहाँ फॉल आया है। मैंने येस बैंक पे ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप देख लो, उसमें भी डिपॉजिट 50% के अराउंड कम गया था, वो तो सबको पता है। RBL बैंक के अगर आप रिज़ल्ट देखोगे, उसमें भी कुछ परसेंटेज से डिपॉजिट फॉल हुए हैं। मैं इस स्टॉक पे अभी सजेशन नहीं दूंगा, इस पर कभी और सेपरेट वीडियो या ग्रुप में डिस्कशन कर लूँगा।
और भी छोटे मोटे कई बैंक्स में देखो उनके डिपॉजिट या तो कम इंक्रीज हुए या तो फॉल हुए। तो वो डिपॉजिट्स गए कहाँ? लोगों को तो बैंक में पैसे डालने हैं ना, वो पैसे जाएंगे कहाँ? वो पैसे जाते हैं सेक्टर लीडर में, एचडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ हद तक जाते हैं। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें डिपॉजिट्स रखने में लोगों को ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है, तो इस तरह के बैंक्स में जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर सेक्टर में होता है, चाहे वो सीमेंट हो, पेंट हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो, शूज़ हो, कपड़ों में हो, टेक्सटाइल जो भी है, हर सेक्टर में, इंफ्रा, मतलब जो भी सेक्टर का नाम ले लो, हर सेक्टर में लगभग इस तरह की चीज़ें होती है कि जो भी स्मॉल कंपटीटर्स हैं, अगर वो या तो उनको अब क्या होगा कि उनको सर्वाइव करने लायक बचेंगे, नहीं तो उनको क्या करेंगे, ये लार्ज कैप और ये जो सेक्टर लीडर है ये इनको एक्वायर कर लेंगे, या तो ये ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी अभी। ये जो लास्ट का 2 पॉइंट है ये मेरे तरफ से ऐड किया गया है। ये मुझे इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल ज़्यादा नहीं मिले, कुछ आर्टिकल्स मुझे फॉरेन के मिले और कुछ इंडियंस भी मिले कि नंबर ऑफ़ न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा हुए हैं मार्च, अप्रैल और मई में। ये क्यों हुए? ये बेसिकली हुआ इसलिए क्योंकि अचानक से लॉकडाउन हो गया। मान लो कोई आईटी में जॉब करता था या कहीं भी जॉब करता था, सेल्स में या कहीं भी, या टीचर थे या कुछ भी थे, उनका जो बिज़नेस है या फिर जो भी वो काम था वो अचानक से रुक गया। अब वो घर बैठे बैठे करेंगे क्या? कुछ लोग तो दिन भर नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहे थे, अमेज़ॉन पे सीरीज़ देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो एक ही बिज़नेस था स्टॉक मार्केट का जो पूरे लॉकडाउन में खुला था, चल रहा था, लोग पैसे भी बना रहे थे। तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ अपना लक आजमाएं। तो उस लक आजमाने के लिए बहुत सारे डीमैट अकाउंट मेरे अंडर, मैं भी क्योंकि मोतीलाल ओसवाल और ज़ीरोधा का ब्रोकर पार्टनर हूँ, तो मेरे अंडर भी काफ़ी अकाउंट्स खुले थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जो डाटा देखे, मैंने गूगल ट्रेंड्स पे भी चेक किया था, ज़ीरोधा को काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया था लास्ट 2-3 महीने में। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यू कमर्स आए हैं, तो वो न्यू जो पैसा आया है मार्केट में, उसके कारण भी मार्केट ऊपर जाता है। जब भी नया पैसा आता है मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाता है, वो नॉर्मल सी बात है। अभी जो ये लास्ट रैली चल रही है, अब ये रैली जो है ना, ये मुझे फोमो के कारण लग रहा है। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है कि जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है, जब वापस मार्केट 9000 के ऊपर आ गया था, तो भी जैसा मैं भी ग्रुप में कई बार बोल रहा था कि अभी अचानक से ऊपर आ रहा है, तो 9600 के आसपास मैं भी बोल रहा था कि उतना यहाँ पे ज़्यादा बाइंग करना थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है मार्केट, और कुछ स्टॉक्स एक्सपेंसिव लग रहे थे अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोलूँ तो कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना, बहुत लोग ये जनरली करते, क्यों ना अभी बेच दूँ, और जब मार्केट और गिरेगा, उनको लग रहा था कि नया लो बनेगा, ये वो जो भी है, तो उन्होंने बेच दिया और ताकि बाद में खरीदो। लेकिन ये टेक्निक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा काम नहीं कर पाती। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप होल्ड करो, नीचे गिरता है एवरेजिंग करो, आपको मार्केट एक्सपेंसिव लगता है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करो। सारे पैसे कभी भी मार्केट से निकालने नहीं चाहिए या किसी स्टॉक से नहीं निकालने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सबका अपना अपना लॉजिक होता है। तो किसी भी स्टॉक से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म की मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ अभी तक, लास्ट में मैं टेक्निकल चार्ट बताऊंगा तो उसमें बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे, मेरे कुछ जान पहचान में भी हैं, उन्होंने स्टॉक सेल कर दिए थे। तो अब क्या है कि अब फियर ऑफ मिसिंग आउट प्ले कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है यार मैंने सेल कर दिया था, अब ये भागा जाएगा और बॉटम बन चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, 11,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, उनको ऐसा लगने लगता है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये नए बायर्स और आते हैं और इससे के कारण मार्केट और ऊपर जाने लगता है। तो मे बी ये भी अब प्ले हो रहा हूँ, कह नहीं सकता। बट इकोनॉमी की अगर बात करें, ठीक है, जो भी मार्केट की बात तो हो गई, अब इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्यों नीचे जा रहा है? जब मार्केट के लिए इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ है तो इकोनॉमी क्यों नीचे जा रहा है? इकोनॉमी के डाटा क्यों नहीं अच्छे आ रहे? जो भी डाटा आते हैं इकोनॉमी के काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। एक पॉइंट और मैं मार्केट में भूल गया बताना। लास्ट क्वार्टर के जो Q4 के जीडीपी डाटा आए थे वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे। वो क्यों अच्छे आए थे? क्योंकि अपनी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रही थी,
ठीक है, वो काफ़ी अच्छा फॉल था। और लॉकडाउन हुआ तो लोगों को लगा, एक्सपर्ट्स को लगा, मैंने ब्लूमबर्ग का कुछ डाटा भी शेयर किया था कि शायद 31 इकोनॉमिस्ट ने जो पोल हुआ था ब्लूमबर्ग क्विंट में, उसमें 1.6 अराउंड जीडीपी का परसेंटेज उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 3 पॉइंट कुछ आया था। तो वो बहुत अच्छा सरप्राइजिंग नंबर थे, तो इसके कारण भी मार्केट ऊपर आ रहा है। तो वो भी मार्केट फैक्टर इन कर रहा था, क्योंकि अगर ये क्राइसिस नहीं आती तो हमारी इकोनॉमी एक अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखाना स्टार्ट कर चुकी होती। तो बहुत अच्छे ग्रोथ फेज़ में अभी हम होते अगर ये क्राइसिस नहीं आती। सो ये अनलकी इवेंट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो इकनॉमी में अगर देखें तो इकनॉमी में इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा एमएसएमई और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर जिन्हें हम कहते हैं आमतौर पे, उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो लिस्टेड कंपनीज़ में इमीडिएट इफेक्ट वो चीज़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है ना, इनका मार्केट से तुरंत इम्पैक्ट नहीं आता। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो एक दुकानदार है, उसकी नॉर्मल कपड़े उपड़े की दुकान है, या फिर एक मान लो छोले भटूरे बेचता था फुटपाथ पे, ठीक है, वो उसकी अभी बिल्कुल कमाई नहीं हो रही है, ठीक है, लॉकडाउन में बिल्कुल कमाई नहीं हुई है, अभी भी नहीं हो रही है। वो अपने घर भी चला गया, छोले भटूरे पराठे बेचने वाले, मोमोज बेचने वाले सब अपने अपने होम टाउन विलेज चले गए। तो वो लोग जब शहर में थे वो कमाते थे, वो रॉ मटेरियल्स खरीदते थे मोमोज छोले भटूरे बनाने के लिए, उससे कंपनीज़ को फ़ायदा होता था। वो जब बेचते थे उसके बाद उन्हें पैसे मिलते तो उस पैसे से वो कुछ कपड़े खरीदते थे, अपने लिए जूते, बच्चों के लिए कपड़े, बहुत सारे कंजम्पशन करते थे, खाते थे पीते थे, चावल दाल, जो बहुत सारे कंजम्पशन करते थे। लेकिन अब वो चीज़, उनकी इनकम रुक गई है। तो उनकी जो इनकम रुकी है अभी, वो मान लो सेविंग होगी, उससे थोड़ा बहुत काम चल रहा होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो कुछ दिनों बाद, मेरा ऐसा मानना है कि दिखना स्टार्ट होगा कि लोग जो कंजम्पशन है वो थोड़ा फॉल होंगे। तो एक बार हमें, मैं कहूँगा कि एग्रेसिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं निफ्टी का एक चार्ट, बहुत सिंपल चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 डेज़ का और 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, आरएसआई एज ए इंडिकेटर लगाया, और मैंने एक रेक्टेंगुलर रेंज बताया कि निफ्टी 2 महीने तक 8,800 से लेकर 9,400 और 600 कर सकते हो, 600 है ये रेंज, तो 600 तक कंसोलिडेट कर रहा था 2 महीने तक। अब इसने निफ्टी ने 9,700 पे गैप अप ओपनिंग दी है। एक बार बीच में आप देखोगे एक बार और दिया था, उस दिन भी मैंने ग्रुप में काफ़ी लोगों को अलर्ट किया कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है मार्केट। और उसके अगले दिन ही गैप डाउन हुआ था, ये भी फ्राइडे को हुआ था, और मंडे को फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और उसके बाद मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि अभी एक रेंज शिफ्टिंग हो गई है। अब 9,700 एज अ अच्छा सपोर्ट काम करेगा, प्लस 10,000 भी अच्छा सपोर्ट काम करेगा शॉर्ट टर्म, वहाँ पे 100 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है। तो मे भी, मुझे अभी नहीं पता कि एग्जैक्ट अपर रेंज कहाँ होगा। आई थिंक 10,300 एज पर ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट वहीं पे सबसे ज़्यादा है, तो 10,300 में भी हो सकता है और 10,500 भी हो सकता है। लोअर रेंज अभी तक के लिए तो 9,700 ही दिख रहा है, ये भी कंफर्म होना बाकी है। तो एक रेंज शिफ्टिंग होगी, एक और कंसोलिडेशन फेज चलेगा, उसके बाद उसके बाद ब्रेकडाउन आता है या फिर से ब्रेकआउट होता है, हम 11,000 की तरफ जाते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट मेरा तो यही मानना है कि अभी भी हमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले भी ग्रुप्स में बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन कुछ 10%, 20% और 30% कैश रखना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की अगर किसी ने बुक पढ़ी हो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी बात की थी कि पैसिव इन्वेस्टर या फिर जो मतलब कि नॉर्मल इन्वेस्टिंग करते हैं, जिनको ज़्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं, उनको हमेशा एसेट एलोकेशन में 70% इक्विटी और 30% बॉन्ड या फिर डेब्ट रखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन चीप हो, अगर वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो, तो 50% या उससे भी ऊपर इक्विटी, उससे कम इक्विटी में रखना चाहिए और बाकी बॉन्ड में रखना चाहिए। तो इस तरह से एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा वॉरेन बफेट ने बताया था। तो उसी हिसाब से मैंने एसेट एलोकेशन यहाँ पे ये फिक्स किया है कि अभी हमें अराउंड 60 to 70% इक्विटी में अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बाकी पैसे हमें डेब्ट फंड, कैश, बॉन्ड और इन सब में रखना चाहिए।
10-15% अराउंड गोल्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो 60% अराउंड इक्विटी, 10-15 गोल्ड, और उसके बाद जो पैसे हैं वो कैश में या डेब्ट फंड में, लिक्विड फंड में, एफडीज़ में, कहीं और लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेरा ये मानना है ये एसेट एलोकेशन अभी होना चाहिए। तो जो ये 60%, अगर मान लो किसी ने ये 60% अभी नहीं लगाया तो उनको लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये पैसे अभी लगाना चाहिए आपको 9,700 और 10,000 के नीचे। और कई स्टॉक्स में तो अच्छे लेवल अभी भी चल रहे हैं, तो स्टॉक एक स्पेसिफिक अलग अलग स्टॉक के अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। एंड अभी भी मैं कहूँगा कि थोड़ा अलर्ट रहने के लिए बोलूँगा कि जून जुलाई का जो रिज़ल्ट है, जो Q1 का रिज़ल्ट आएगा FY21 का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं क्या होता है। सो आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ अपडेट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं मोटिवेशनल कोट्स डालता रहता हूँ, ट्विटर पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। सो आप मुझे इन सोशल मीडिया पेज पे फॉलो करना, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो कीप काम एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।